नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा। पेश है एक और सार्थक बातचीत का सिलसिला। इस बातचीत के सिलसिले को बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं देश के जाने माने समाज सेवी, शिक्षा विद्वान, हम सबके आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको। आज की बातचीत में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का कहना है जो देश में अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसावादी हैं, और किसी न्यायालय किसी कोर्ट का कोई संज्ञान नहीं। इस पर क्या कहना है आपका? राहुल गांधी ने क्योंकि जो भी कुछ कहा है वो संसद में कहा है। कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता संसद के अंदर, वहाँ की समितियाँ ले सकती हैं, जो प्रिविलेज कमेटी दूसरी है। इसलिए एक पहली बात है कि अंदर कही हुई बात का कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता, उसे प्रिविलेज है, प्रिविलेज हाउस है। दूसरा, राहुल गांधी को बेचारे को ना संस्कृत आती, जितना कोई उसको रमेश जैसे वो जयराम पढ़ा दें, इस टाइप के जो हैं, जो सैम पित्रोड़ा जैसे लोग, उसकी अपनी नॉलेज नहीं है, ना उसमें वो संस्कार है। अब किसी ने पढ़ना तो ये चाहिए था कि जो हिंदू है जो हिंसा ना करे, उसका उसे समझ में उल्टी आ गई, वो बोल गया, फिर बार बार बोल गया, चित्र दिखा दिखा के बोल गया, तो अपना मजाक उड़वाने वाली बात है। परंतु इस देश को अस्थिर करने की जो शक्तियाँ लगी हुई हैं, जो आपस के घोर विरोधी हैं, वाम पूरे विश्व को हिलाया हुआ वाम पक्ष ने। यहाँ कांग्रेस और वाम हमेशा, आज भी केरल में आमने सामने लड़ रहे हैं, बंगाल में लड़ रहे हैं, बाकी जगह है नहीं। परंतु हाथ खड़े करके इंडी का गठबंधन का हिस्सा CPI भी है, CPM भी है और CPML भी है, जो 2 लोकसभा सीटें बिहार से लेगी। तो ये कंट्राडिक्टरी लोग हैं। ओवैसी जैसे लोग बाहर से इन्हीं के साथ हैं। मानसिकता सबकी एक है। इस देश की सनातन परंपरा, इस देश का जो विशेष सोच है वो है सबको साथ लेके चलने की। कोई पूजा पद्धति पे नहीं है सनातन परंपरा, इस देश की लाइफ है। लाहौटी जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके बड़े एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का एक पद्धति है। परंतु राहुल जी को जैसा कोई पढ़ाए वैसा बोल देता है। यात्राएं कर रहा है, कभी कुलियों के, कल भी कुलियों के साथ बैठ रहा है, कभी लोगों के साथ, कभी स्कूटर ठीक करना। वो आज 54-55 साल की उम्र में वो सब काम सीखना चाह रहा है जो इसको 15-20 साल की उम्र तक सीखने चाहिए। परंतु देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग विपक्षी नेता बन गए ऑफिशियली। और मैं तो समझता हूँ कि वैसे मोदी जी वर्सेस राहुल होने में मोदी जी को दिक्कत नहीं है, परंतु देश को दिक्कत है। तो क्या देश ये का जो समय व्यर्थ होता है, हल्ला गुल्ला होता है, पार्लियामेंट के प्रोडक्टिव वो घटता है उसका जो, और देखा देखी सब बिगड़े बोलने वाले, नई संतान वाले जो परिवारवादी लोग हैं, अखिलेश हों या 8वीं पास है एक जो लालू का लड़का है, हाँ, तेजस्वी नाम है और 8वीं पास है। अब ये लोग भारत की भावी पीढ़ी हैं। सनातन को डेंगू कैंसर कहने वाले लोग इनके साथ हैं। तो भगवान की इच्छा है कि हिंदू आतंकवादी हिंसावादी है, तो क्या देश के बहुसंख्यक शांतिप्रिय हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनका ये अपमान नहीं है क्या? अपमान तो है, पर हिंदू तो पिछले 1000-1200 साल से अपने अपमान सहने का आदी हो गया है और इसीलिए भुगत रहा है, इसीलिए सिकुड़ रहा है। क्योंकि अपमान उसका होता है जो मान का सम्मान रखता। ये जो कल के कायर हिंदू थे वही तो आज इस्लाम के मानने वाले ईसाई बने हुए हैं, देशद्रोही बने। और जो आज का कमज़ोर हिंदू है वो इनको समर्थन कर रहा है। और मुझे भय लगता है कि ये लोग कल के होने वाले जब कन्वर्शन की वेव आएगी, ये इस सनातन परंपरा को छोड़ देंगे। और जिस दिन इस देश में 20% से ये 30 हो जाएंगे, उस दिन फिर देश के टुकड़े कराएंगे जैसे पहले कराएंगे। तो देश का जो अपने आप को बहुसंख्यक, सहनशील, सहिष्णु समाज है, उसको ये देखना चाहिए कि उसके जितने महापुरुष हैं, जितने उनके देवी देवता हैं, वो सब हथियार भी उनके हाथ में। अभय मुद्रा उसी को मिलती है जो सक्षम हो, बलवान हो, ताकतवर हो। तो इसीलिए शरीर भी उनका बलवान होना चाहिए, मन भी बलवान होना चाहिए।
उसके लिए छत्रपति शिवाजी जी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, हाँ जी हमारे जो आदर्श हैं, जी जो जीवंत आदर्श हैं, जिन्होंने अपना पूरा परिवार वारा हो, आज उनके फॉलोअर भी जब आतंकवादियों को समर्थन देते हैं तो कष्ट होता है। आतंकवादी जेल में हैं और आके शपथ ले रहे हैं, जब संविधान की शपथ ले ली तो उनको आतंकवाद छोड़ देना चाहिए। आपने अभी बात की कि आतंकवादी, चाहे वो पंजाब के आतंकवादी हों, जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हों, बिना काम किए अगर उनको इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और चुनाव आयोग उनको इलेक्शन लड़ने की परमिशन देता है और वो संविधान की शपथ ले रहे हैं, तो ये क्या कुछ देश के संविधान का उल्लंघन नहीं है? ये तो संविधान का खुल्लम खुल्ला मखौल है। संविधान का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने इतना कभी सोचा ही नहीं था कि ये स्थिति भी आएगी। आज उन्होंने शपथ ली है। मैं कह रहा हूँ चलो कल तक वो आतंकवादी थे, शपथ लेने के बाद यदि वो सच्चे अपने किसी भी धर्म को मानते हैं, उनको अब भारत का संविधान उनके लिए गुरु ग्रंथ साहब है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, और उसको शपथ लेने के बाद उनको ये मान लेना चाहिए कि हम आतंकवादी रास्ते पर नहीं चलेंगे, चाहे वो मिस्टर सिंह हो खालिस्तानी या इंजीनियर रशीद जो भी है। जी और भारत के संविधान में यदि परिवर्तन की आवश्यकता है तो इतना परिवर्तन कर देना चाहिए कि जो लोग देशद्रोह के कारण जेलों में बंद हैं वो चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं। मोदी जी को तुरंत लोकसभा में बिल पेश करना चाहिए कि कोई भी सजा याफ्ता तो अभी भी नहीं लड़ सकता 2 साल से ज़्यादा, परंतु जो आतंकवादी गतिविधियों में NIA के अंतर्गत बंद हैं, हाँ जी, उनको चुनाव लड़ने के ऊपर रोक रहेगी जब तक कि वो अपने आप को पाक साफ सिद्ध ना करें। आपने भी संसद की बात की, लोकसभा सेशन की बात की। हम सब ने देखा कि विपक्ष ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। जब प्रधानमंत्री जी का बोलने का समय आया लोकसभा के अंदर, 2-2.5 घंटे को हल्ला मचता हुआ, राज्यसभा के अंदर तो जो अल्डर हाउस है उसमें वॉकआउट ही कर गया। तो ये क्या पार्लियामेंट्री जो परंपरा उसके लिए काला अध्याय नहीं है? अवमानना है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कमज़ोर कर रहे हैं ये लोग, परंतु सरकार को भी विद हैवी हैंड, जी मैं फ्रेज यूज़ करूं तो आज शठे शाठे वाली बात है। जो लोग सीधे रास्ते पर नहीं चलना चाहते उनके लिए संविधान में कोई छोटी मोटी परिवर्तन करने की भी ज़रूरत है, सख्ती करने की ज़रूरत है तो हमें करनी चाहिए। और मैं मोदी जी से ये अपील भी करूँगा और अपेक्षा भी करूँगा कि वो भारत की गरिमा, भारत के संविधान का लेके फिरने वाले, संविधान को ऐसे खिलौना बना के लेके घूमना भी संविधान की अवमानना है। संविधान दिल में है, शपथ एक बार ले ली तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और दिखाएं तो पूरा दिखाएं जिसके अंदर भारत का इतिहास, भारत की परंपरा, नंदलाल बोस जी ने अपने साथियों के साथ संविधान के खाली स्थानों को जो बना रखे थे वो मूल रूप है, उसको भी लेके कभी देख लेना चाहिए इनको। आपने संविधान की बात की अभी, आपने जो संविधान बचाने की शपथ लेके आए हैं, संविधान की किताब लेके आए हैं, उन्हीं लोगों ने आपातकाल लगाया, तो ये एक और भद्दा मजाक नहीं है देश के संविधान के साथ? ये मैं कह रहा हूँ इस देश के साथ मजाक हो रहा है, उन बहुसंख्यक वोटरों के साथ भी मजाक हो रहा है जो इस देश के प्रति सचेत हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बस का और कुछ नहीं है, इसलिए वो सोशल मीडिया पे ही अपनी गतिविधि करके पूरा होता है। परंतु भारत सरकार और राष्ट्रवादी परंपरा को मानने वाले जितने एडवोकेट्स हैं वो सब भारत के 700 जिलों में एक प्रतिवाद डालना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, उनके ऊपर मुकदमे करने चाहिए ताकि सरकार भी विवश हो जाए एक्शन लेने के लिए। ये देश सर्वोपरि है, ये केवल कहने से काम नहीं चलेगा, ये नज़र भी आना चाहिए। और उसके लिए संविधान के अंदर जो नई अभी ये लागू किए हैं जी, जो दंड संहिता की, जो न्याय संहिता की है, मैं दंड संहिता को न्याय संहिता बदलने का पक्षकार हूँ, परंतु एक भय भी रहना चाहिए। कानून की अवमानना करेंगे तो कानून को अपना काम करने की समयबद्ध तरीके से एक छूट भी होनी चाहिए। संसद सेट के पंजाब की साइड चलेंगे भाई साहब। पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के शासन में आतंकवाद घटनाओं को बढ़ावा मिला, आतंकवादी तत्वों को बढ़ावा मिला, हमने घटना देखी कि सवेरा में एक आदमी के ऊपर हमला हुआ, आज गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है। तो आम आदमी के आतंकवाद की पोषक बनती जा रही है? पोषक बनती नहीं जा रही है, पोषक जब उनसे आप फंडिंग लेंगे, उनके घरों में ठहरेंगे, उनको मान सम्मान देंगे
और ये जो आज आतंकवादी जिसने शपथ ली है, घुमा फिरा के इन्हीं का आदमी है ना। कितने 15 साल पहले तक तो वो मोना मैकेनिक है दुबई में, सो कल अमृत छकने के बाद वो अपने आप को कट्टर सिख बन गया। तो इस सब इस भेड़ने वाले को किसने पैदा किया था? इस देश की राजनीति की दुर्भाग्य है कि इंदिरा जी ने उसको पैदा किया। खालिस्तान बनाने की मांग 100 साल से, जब से SGPC बना, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उस दिन से बीज डला हुआ है, अंग्रेज डाल के गई। तुम अलग हो ये पहचान करने के लिए लगे रहे। मास्टर तारा सिंह तो क्योंकि पहली जनरेशन बना था सिख, वो उनके ट्रैप में पूरा नहीं आया, नहीं तो जब पाकिस्तान उसी समय खालिस्तान बनाने की इच्छा थी। वो तो ये था कि मुस्लिम और सिखों का आपसी कोशिश कितनी की थी अंदर अंदर, पर नहीं हो सकती थी, क्योंकि खालिस्तान का जन्म हो रहा है सिख पंथ से। हाँ जी। सिख पंथ की जन्म हुआ था हिंदुओं की रक्षा के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने महान विचार के साथ किया था। कुछ भटके हुए लोग हैं, सुधर जाएंगे, परंतु आम आदमी पार्टी से मैं कोई उम्मीद नहीं करता, क्योंकि ये उन्हीं के बदले रूप हैं। कांग्रेस आम, अरे अब तो दिख गया, सब एक दूसरे को चोर कहने वाले साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ चाय पीते हैं, मिल के चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में मिल के लड़ रहे हैं, पंजाब में आपस में लड़ रहे हैं। अब दिल्ली देश की जनता मैं समझता हूँ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, एकजुट होने की आवश्यकता है। और देश के लिए सबको, आज ना कोई सांप्रदायिक है ना, क्यों सांप्रदायिक कौन है? जो कल तक कांग्रेस में हमें सांप्रदायिक कहते थे, वो आज बीजेपी में 25% लोग तो वो है मंत्री। तो वो सुधरे बदले हैं या हम बदले हैं? मैं समझता हम तो जो थे वो हैं। हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी रहेंगे, इनके लिए देश पहले है। इसी बात को लेके डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो काम शुरू किया था, 100 साल पूरे होने को हैं और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मिलजुल कर काम करते हैं, जो आज अपना नहीं उनको अपना बनाना है, दिल से दिलों को जोड़ना है और इन लोगों को इनकी औकात दिखानी है, क्योंकि हम शक्तिशाली बन जाएं, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, गरीबी बहुत घटी है, इस 5 साल में घट जाए, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, तो मिलजुल कर देश को, अब इसकी प्रगति को कोई रोकना चाह रहे हैं लोग, जी रोक नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी हमने देखा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और विश्व के अंदर जिन जिन देशों में इलेक्शन हुए वो सरकार वापस नहीं आई है, तो इसको बड़ी अचीवमेंट के तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए कि कांग्रेस के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई तीसरा व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बना? इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत बड़ी बात है ना। आज कल इंग्लैंड में जी हमारी परंपरा का व्यक्ति, परंतु कितना उसने ग्रेस दिखाई, तुरंत हार स्वीकार की, अपनी गलती स्वीकार की, राष्ट्र से माफ़ी मांगी और उनको बधाई दी थी। हमारे यहाँ आज तक 1 महीना होने को आ गया, हो ही गया महीना, जी हो गया, अभी तक बधाई ऑफिशियल नहीं दी है। नहीं दी। किसी भी नेता ने, सो कॉल्ड विपक्षी नेता ने देश के प्रधानमंत्री को आज तक बधाई नहीं दी कि आप तीसरी बार चुने गए हो, आओ सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। ये पाकिस्तान ने भी बधाई दी है, चीन ने भी दी है भारत को, हमारे ही अपने लोगों ने नहीं दी। ये दुर्भाग्य, परंतु मोदी जी ने पूरे विश्व में लगातार सत्ता में 11वें साल, हाँ जी, बाइडेन भी हारने के कगार पर है, मैक्रो भी हारने के कगार पर है, एंजेला जर्मन में भी, इटली में भी दक्षिण पंथ के लोग आगे आ रहे हैं। तो एक पूरा चेंज आ रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे विश्व में महंगाई आई है, बेरोजगारी आई है, उसके कारण से हताशा निराशा आई है, उसके कारण से सरकारों के प्रति गुस्सा निकलता है, क्योंकि लोकतंत्र है। पर जहाँ डिक्टेटरशिप हो कोई दिक्कत नहीं। तो लोकतंत्रवादी देशों में सब जगह परिवर्तन आया। भारत ने उस सारे षड्यंत्रों को भी पर्दाफाश करते हुए एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाई है और मैं बधाई देता हूँ भारत के नागरिकों को, जी, खास तौर पर उड़ीसा के उन नागरिकों को, आंध्र प्रदेश के उन नागरिकों को जो मेन स्ट्रीम में नहीं थे, आज वो भी मेन स्ट्रीम में है और प्रगति में देश की सब मिलजुल कर काम करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास। अभी हाल के जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें यूपी में कुछ सीटें कम आई, केवल में खाता खोला भाजपा का, इसके क्या आयाम होंगे? इसको हम कैसे, परिभाषा कैसे करें इसकी?
लोक जब लोकतंत्र में चुनाव होंगे तो जी। चुनाव के अंदर कुछ रिजल्ट्स अनअपेक्षित होते हैं। जी जहाँ उड़ीसा में ऐसा रिजल्ट की उम्मीद हमने भी शायद ना की मोदी जी ने, और आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार में भी, तो आसाम में भी, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी। जी परंतु उत्तर प्रदेश के अंदर अति कर दी और हम अपनी अति विश्वास में रह गए, और समाज को जातियों में केजरीवाल जैसे लोगों ने एक बात कह के कि ठाकुर योगी जी को योगी ना कह के कि अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएगा और योगी जी को हटा देंगे, उसके कारण से ठाकुरों के अंदर एक असंतोष पैदा हो गया, और जातियों में संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक ऐसा वो बना दिया वातावरण जिसको अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, उनको एक भ्रम में डाल दिया, और भ्रमित समाज नाराज हो गया, जातियों में बट गया। जातियों में बटे हुए समाज में सीटें कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये एक उनका प्रयोग था जो सफल रहा। हमें इससे भी सीखना चाहिए, और जाति में बांटने की सोच होती रहेगी सारी, उसको रोकने का भी हमें प्रयास और गंभीर करने होंगे। जिस तरह से देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात उठती है और हिंदू समाज को बांटने का प्रयास होता है, इस पे लगाम कैसे लगाई जा सकती है? अभी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जातियों को रिकग्निशन आपने दी हुई है। जी जब आप जनजाति की एक वर्ग हैं, जबकि जाति नहीं है, जनजाति जाति नहीं, पर जाति शब्द जोड़ दिया आपने। ट्राइबल कौन है? जो एक स्पेसिफाइड नोटिफाइड एरिया में रहते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में कुछ ऊपर के तहसील हैं जो पूरी की पूरी, ब्राह्मण भी वहाँ उसी ट्राइब में आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, परंतु भ्रमित हैं। अंग्रेजों ने एक ऐसे भ्रम डाल गए, ऐसे बीज डाल गए हैं जिनको आप जल्दी, और मैं कह रहा हूँ एक बार जनगणना करने तक तो कोई हर्ज ही नहीं ना, करा लो। बीजेपी भी विरोध नहीं कर रही है। बिहार में जब प्रस्ताव हुआ था तो बीजेपी सरकार के अंदर थी, इसलिए। पर जाति हुए कितनी ये तो बता दो। मैं बताऊं तो आज रामधारी सिंह दिनकर ने कभी लिखा था भारत के वो इतिहास में, हाँ जी, 6000 जातियाँ दिखाई थी, अब 14000 हैं। जातियों के स्पेलिंग भेद से, क्षेत्र भेद से अलग अलग जातियाँ मान लिया लोगों ने अपने आप, तो कहीं तो उनको क्लबिंग करोगे। वो जब तक नहीं हो पाएगा, एक बार गिन लो भाई, गिन कितनी हो जाएंगी, 20,000 हो जाएंगी शायद। फिर 2 जातियों के मिश्रण से तीसरी जाति निकलती है ब्याह के बाद। इसलिए क्षेत्र विशेष जो जनजाति में कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जी और जिन एरियो को वो शहरीकरण हो गया, वो आज वो नोटिफाइड को डी नोटिफाई करो, जी पर उसके लिए ताकत चाहिए ना। इसी ढंग से ओबीसी एक ऐसा क्लब है जिसमें सारे समूह आ जाते हैं। विद इन ओबीसी फिर ईसीबी, ये वो दुनिया भर के काढ़े हैं। अल्टीमेटली आर्थिक आधार पर 10% जो मोदी जी ने एक अच्छा स्टेप उठाया, धीरे धीरे इसको हर 2 साल में, 5 साल में 1-1% इसे बढ़ाएं। सबको शिक्षा दे दें, सबको स्वास्थ्य मिल जाए, शिक्षित समाज होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो फिर उसको आरक्षण की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा मानना है, और उस ओर हमें तेज़ी से बढ़ना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब। ये थे आज की बातचीत के मुख्य अंश। आदरणीय नंदकिशोर गर्ग जी का कहना है, जिन लोगों का संविधान में विश्वास नहीं, उनको चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं होना चाहिए। जल्दी मिलेंगे और सार्थक बातचीत। जब तक नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम। थैंक यू भाई।